संवाद लेखन किसे कहेंगे हम? संवाद लेखन। अब देखिए, जो हमारे बीच में बातचीत हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? वार्तालाप या बातचीत। तो संवाद को ही हम क्या कहेंगे? हमारे बीच में जो बातचीत होती है या वार्तालाप होती है। अब अकेला व्यक्ति बातचीत कर सकता है? नहीं। तो संवादों के लिए दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत होती है। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को ही हम संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बीच बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। उनके संवाद को उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहते हैं। अब देखिए, संवाद हमें पता चल गया, वार्तालाप, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं संवादों को, इन्हीं बातचीत को जब हम व्यक्तियों के अनुसार लिखित रूप में लिखते हैं, ऐसे लिखित रूप में लिखे गए वार्तालाप को, संवाद को या बातचीत को ही हम क्या कहेंगे? संवाद लेखन। संवाद लेखन के लिए कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से नियम याद करने चाहिए, इसको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण हो। अब देखिए, जब हम संवादों को लिखते हैं, अब पात्र के अनुसार उन संवादों को लिखे जाते हैं, तो उन संवादों को हमें ज्यादा बड़े नहीं लिखने चाहिए, छोटे छोटे और प्रभावपूर्ण संवाद हमें लिखने चाहिए। संवादों की भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए? बहुत ही सरल होनी चाहिए और व्यक्तियों के अनुरूप होनी चाहिए। अब अलग अलग व्यक्तियों के बीच में संवाद लिखे जाते हैं, तो उन व्यक्तियों के अनुरूप, जैसे कि अगर बोलने वाला व्यक्ति वह बच्चा है, प्रौढ़ व्यक्ति है या बूढ़ा व्यक्ति है, वह लड़का है या लड़की है, उसके अनुरूप आपको उस संवादों की भाषा होनी चाहिए। संवाद लिखते समय उसी के अनुसार हाव भाव दर्शाते हुए लिखने चाहिए। जैसे कि देखो, अब प्रत्येक व्यक्तियों के बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे किस प्रकार से बात करते हैं, बड़े लोग किस प्रकार से बात करते हैं, फिर छोटे बच्चे अपने माँ के साथ बातचीत करते समय उनके हाव भाव अलग होंगे। वही अगर दो दोस्त अपने आपस में बातचीत करें तो उनके हाव भाव अलग होंगे, या दो बड़े व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे तो उनके हाव भाव अलग होंगे। तो इस प्रकार पात्र के अनुसार या व्यक्तियों के अनुसार हाव भाव दर्शाते समय हमें संवाद लिखने चाहिए। विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बात हो। अब देखिए, जब हम एग्जाम में आपको संवाद लेखन पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको विषय दिया जाता है कि किस विषय पर आपको संवाद लिखने हैं। कि दो दोस्तों के बीच में अगर एक स्कूल में नहीं गया है, एब्सेंट है, तो उस समय जब दूसरा दोस्त मिलता है तो उनमें किस प्रकार से बातचीत होती है, या फिर पिताजी और बेटे के बीच में किस प्रकार से बात होती है, या बच्चे दो छोटे बच्चे आपस में बातचीत करें तो किस प्रकार से बात करें। तो जिस प्रकार से विषय होगा उस विषय को हमें ध्यान में रखकर उससे संबंधित संवाद लिखने चाहिए। तो संवाद लिखते समय हमेशा विषय को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद संवाद बोलते समय अपनी शारीरिक मुख मुद्रा संवाद के हाव भाव के अनुसार होनी चाहिए। संवाद लिखते समय शारीरिक मुद्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। एक साथ अनेक संवाद न हो। जैसे कि हमने देखो पहला विशेषता पढ़ा था कि संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, तो इन छोटे छोटे संवादों को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए। भाव और विषय के अनुसार बलाघात, रुकना आदि क्रियाएं करना चाहिए। अब देखिए, बोलते समय हम कंटिन्यू बोलते हैं नहीं, तो कहीं पर हम थोड़ा समय के लिए रुकते हैं, फिर कभी कभी कुछ शब्द पर हमें अधिक जोर देते हैं तो कुछ शब्द पर हम कम बलाघात करते हैं। तो उसी प्रकार संवाद लिखते समय भी बलाघात और कहाँ पर रुकना है ऐसी क्रियाओं पर आधारित संवाद होने चाहिए। उसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? अलग अलग विराम चिन्हों का। हमें पता है कि विराम चिन्हों का सही ढंग से अगर वो विराम चिन्ह नहीं लगाए गए तो संवादों के अर्थ बदल सकते हैं। इसलिए विराम चिन्ह देते समय भी हमें उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे कि अगर कोष्टक पता होता है ना, ब्रैकेट कहते हैं हम उसे अंग्रेजी में। ब्रैकेट जब लगाते हैं तो जब संवादों के जो पात्र होते हैं वह अपने मन के भाव दर्शाते हैं। अगर क्रोध में कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जब पिताजी
क्रोध में, तो हम क्रोध इस भाव को हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे। या फिर हंसते हुए विनोदात्मक कुछ पात्र कहते हैं तो उस समय हम लिखेंगे हंसते हुए कोष्टक में, इस प्रकार से। तो भाव और विषय के अनुसार हमें बलाघात, रुकना, फिर अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए। नाटक, अब देखिए संवाद लेखन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अधिकतर संवाद लेखन अलग अलग विधाओं का ही एक प्रकार माने गए हैं। जब हम नाटक पढ़ते हैं या देखते हैं या फिर कहानी उपन्यास हम पढ़ते हैं तो उसमें भी देखो पात्र के अनुसार संवाद दिए जाते हैं। तो हर विधा के लिए संवाद लेखन आवश्यक होता है, लेकिन सबसे अधिक वह संवाद लेखन नाटक, एकांकी, धारावाहिक, सिनेमा आदि संवादों पर ही आधारित होते हैं। तो इस प्रकार हम संवाद लेखन को अगर दूसरे शब्द में कहेंगे तो हम संवाद, बातचीत या वार्तालाप कह सकते हैं। अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन। विचारों के आदान प्रदान के मौखिक रूप को लिखित रूप में प्रकट करना ही संवाद लेखन कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संवाद लेखन की किस प्रकार से कौन कौन की विशेषता होती है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, इसको हमने जान लिया है। अब संवाद लेखन किस प्रकार से लिखना चाहिए इसका एक प्रारूप हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको विषय दिया गया है और पात्र के नाम भी दिए गए। नाव का पानी से संवाद। अब देखिए संवाद लिखते समय आपको सिर्फ कोई व्यक्तियों के बीच में ही संवाद नहीं पूछे जाते, बल्कि किसी पदार्थ या किसी वस्तु या मन के हाव भाव जो होते हैं या मन के जो भावनाएं होते हैं उससे संदर्भित भी पूछे जाते हैं। जैसे कि क्रोध और हास्य का एक दूसरे के साथ संवाद, फिर अलग अलग वस्तुओं का। अब यहाँ पर देखो नाव और पानी का एक दूसरे के साथ संवाद आपको पूछा गया है, तो वह संवाद किस प्रकार से लिखना चाहिए उसको हम देखते हैं। अब हमारे संवाद के पात्र कौन से हैं? पहला पात्र है नाव और दूसरा पात्र है पानी। अब देखो नाव कहाँ पर रहती है? पानी में। अब नाव पानी से अलग हो सकती है? नहीं। तो अब दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होते हैं, किस प्रकार से संवाद होते हैं उसको हम लिखते हैं। नाव किससे कह रही है? पानी से। पानी भैया कैसे हो? अब देखिए पानी भैया के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है, फिर उसने प्रश्न पूछा है ना, पानी से कैसे हो, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है। पानी, अरे नाव मजे में हूँ। इस पर नाव क्या कहते हैं पानी से? मैं सारा दिन तुम पर तैरती हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? अब देखिए नाव पानी पर तैरती रहती है ना हमेशा, तो वह वही प्रश्न पानी से पूछ रही कि मैं सारा दिन पानी पर तुम्हारे ऊपर तैरती रहती हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? इस पर पानी क्या उत्तर देते देखते हैं। सच बताऊं मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। नाव, इस पर नाव प्रश्न पूछते पानी से, कैसे? अब देखिए पानी क्या उत्तर देती है। वैसे तो लोग मुझे दूर से ही देखती है, लेकिन तुम पर बैठकर तो मेरी दूर बहती लहरों तक भी पहुंच जाते हैं या पहुंच सकते हैं। अब देखिए पानी ने क्या उत्तर दिया नाव के प्रश्न पूछने पर कि मैं जब दिन भर तुम्हारे ऊपर तैरती हूँ तो तुम्हें कैसे लगता है? तो वह कहते कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पानी, ज्यादातर लोग जो होते हैं वह पानी को दूर से देखते रहते हैं, लेकिन नाव में बैठने के बाद वह पानी पर तैरते हुए जाते हैं तो पानी के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। तो वही बात पानी नाव से कह रहा है। तो इस प्रकार पानी ने नाव के प्रश्न का उत्तर दिया। अब आगे देखते हैं। नाव कहती है तुम्हें मुझ पर तैरते हुए कैसे लगता है? इस पर पानी उत्तर देते बहुत अच्छा, तुमसे ही तो मेरा अस्तित्व है, क्योंकि बिना तुम्हारे तो मैं केवल लकड़ी का टुकड़ा हूं। तो अब देखिए यहाँ पर पानी होना चाहिए, ये पानी का संवाद है। देखिए अब, और ये जो है वो नाव का संवाद है। हाँ, अब अगर देखो हमने संवाद लिखते समय पात्रों का भी गलत ढंग से इस्तेमाल कर दिया तो उसमें किस प्रकार से अर्थ बदल सकता है
इसको हमने देख लिया। तो इस प्रकार यह जो है पानी क्या पूछता है कि तुम्हें मुझ पर तैरते हुए कैसे लगता है। इस पर नाव क्या उत्तर दे रहा है, बहुत अच्छा, तुमसे ही तो मेरा अस्तित्व है, क्योंकि बिना तुम्हारे तो मैं केवल लकड़ी का टुकड़ा हूँ। तो इस प्रकार नाव और पानी के बीच में किस प्रकार से संवाद लिखने चाहिए या किस प्रकार से संवाद होते हैं, इसको हमने उदाहरण के साथ देख लिया। अब देखते हैं दूसरा संवाद लेखन। दूसरे संवाद लेखन में आपका जो विषय है और पात्र है वह देखते हैं, फूल का डाली से संवाद। अब देखिए, मैंने कहा था सिर्फ व्यक्तियों के बीच पे ही संवाद होते हैं, नहीं, अन्य सजीव वस्तु, बहुत सारे पदार्थ, इनके बीच में भी संवाद हो सकते हैं। जैसे कि सोना और चांदी, इनके बीच भी संवाद हो सकते हैं ना, तो हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फूल और डाली का एक दूसरे से संवाद आपको पूछा गया है, और वह संवाद किस प्रकार से हम लिख सकते हैं उसको हम संवाद लेखन के अगले प्रारूप में देखते हैं। फूल, हमारा पहला पात्र जो है फूल, वह क्या कहता है वह देखते हैं। डाली, तुम पर मैं झूलता रहता हूँ, क्या तुम थकती नहीं हो। अब देखिए, फूल के मन में प्रश्न आया है और उसने डाली से पूछा है संवाद करते हुए, डाली तुम पर मैं क्या करता हूँ, हमेशा दिन रात झूलता रहता हूँ, तो इसके वजह से तुम थकती नहीं हो। इस पर डाली क्या उत्तर देती है, अरे फूल, यह क्या कह रहे हो, तुमसे ही तो मेरी शोभा है। इस पर फूल क्या उत्तर देता है, वह कैसे। अब देखिए, यहाँ पर जब प्रश्न आते हैं तो वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, और जब हम आश्चर्यचकित होकर कुछ बातें कहते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह, इससे हम क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इस प्रकार संवाद लिखते समय हमें अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। उस पर देखते हैं, डाली क्या उत्तर देते हैं, तुम रंग बिरंगे रंगों में जब मुझ पर खिलते हो तो मेरी सुंदरता बढ़ जाती है, मुझे अपने पर गर्व हो उठता है। तो देखिए, यहाँ पर डाली और फूल का आपस में किस प्रकार से संवाद हो रहे, वार्तालाप हो रहे, बातचीत हो रहे, इसको हम पढ़ रहे हैं। फिर आगे फूल कहते हैं, तुम मुझे अस्तित्व देती हो और फिर भी मेरे प्रति इतना सम्मान रखती हो, वास्तव में तुम धन्य हो। अब देखिए, यहाँ पर डाली और फूल, इनमें आपस में किस प्रकार से प्यार है, लगाव है, आप एक दूसरे को वो सम्मानित कर रहे हैं, आदर युक्त भावनाओं को वह व्यक्त कर रहे हैं। अब कभी कभी देखो, इन बातचीतों को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को, फूल कह रहे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, इस पर डाली कह रहे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से बातचीत या वार्तालाप भी आप उसमें लिख सकते हैं, तथा आप उसमें फिर शुरुआत में दोनों में झगड़ा हो रहा है और बाद में वो झगड़ा खत्म हो जाते हैं, इस प्रकार के संवादों को भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने फूल का डाली से संवाद किस प्रकार से होता है वह देखा। तो बच्चों, अब तक हमने संवाद लेखन में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है उसको विस्तार से पढ़ा। फिर दो अलग अलग प्रारूप के साथ हमने संवाद लेखन को अच्छी तरह से समझ लिया। संवाद लेखन का यह सेशन यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।